नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। हाल ही में दहेज से संबंधित हिंसा के कारण युवा महिलाओं द्वारा कथित आत्महत्याओं की हालिया श्रृंखला और हिंसा की तीव्रता को देख ऐसा लगता है कि केरल ही नहीं, भारतवर्ष के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में दरारें आ चुकी हैं। बीएएमएस की 24 वर्षीय छात्रा की हाल ही में दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के बाद केरल सरकार ने आखिरकार दहेज से होने वाली बढ़ती मौतों पर संज्ञान लिया है। केरल सरकार ने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए महिलाओं के लिए 24 घंटे पुलिस हेल्पलाइन की घोषणा की है। सरकार ने सभी जिलों में घरेलू संघर्ष समाधान केंद्रों को मजबूत करने का वादा किया है। हालांकि कोई यह पूछने का विरोध नहीं कर पा रहा है कि क्या ऐसे उपाय महिलाओं के खिलाफ हिंसा पे बढ़ती प्रवृत्ति को संबोधित कर सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि केरल के विकास के अनुभव को बहुत ही उच्च सामाजिक और मानव विकास संकेतकों द्वारा चिन्हित किया गया है। यहाँ तक कि हाल ही में नीति आयोग की राज्य की रैंकिंग में भी केरल शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध है। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक 95% से अधिक है और राज्य में अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर लिंगानुपात भी है। इतना ही नहीं, केरल व्यापक रूप से महिला सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सैनिकों के रूप में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को भी इस प्रदेश ने देखा है। चाहे वो आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सामुदायिका की स्वयंसेवक, नर्स और एक महिला स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता वाले डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक केरल राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ केरल ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी स्थिति एक बहुत गंभीर विषय है। अगर हम बात करें लगभग हर प्रकार से प्रथम स्थान पर रहने वाले केरल की, तो केरल के विकास उपलब्धियों का श्रेय मुख्यतः प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को जाता है। लेकिन उनमें से भी किसी ने भी जेंडर के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इनमें से कई संघर्षों के केंद्र गरीब महिलाएं जरूर रही थी। इसके अलावा इस प्रदेश के आंदोलनों ने वर्ग और जाति की बुनियादी और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान तो किया, लेकिन लिंग आधारित शोषणों का कुछ नहीं किया। इस प्रदेश में भी पोषण आयोग प्रभाव और मध्यम वर्ग के विस्तार के साथ लड़कियों और महिलाओं पर नियंत्रण पर फिर से परिभाषित किया गया। यद्यपि लड़कियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता पर विवाह की संभावनाओं पर प्राथमिकता ही दी जाती। विवाह बाजार में शिक्षकों की बढ़ती मांग और महिलाओं के आर्थिक विकल्पों पर प्रतिबंध या शादी के बाद शिक्षा या रोजगार से उनकी वापसी सभी एक सामाजिक तानी बांधे के संकेत हैं। एक औसत केरलवासी को यह बताने में कोई शर्म नहीं है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी के परिवार से शादी में कितना तकरार किया। लड़कियों के परिवार भी अपनी बेटी की शादी करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं, जिसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, भले ही यह उन्हें कर्ज के जाल पे डाल दे। समय के साथ शादियों पर खर्च भी बढ़ गया है, जिसमें सोना एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं को बच्चों के रूप में ज्यादा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन उन्हें पत्नी की भूमिका में स्नातक करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। एक लड़के की उच्च शिक्षा आमतौर पर शादी की संभावना पर निर्भर होती है। आर्थिक क्षेत्र से समय के साथ साथ पूरी तरह और आंशिक रूप से वापसी, जैसे कि महिलाओं की खराब कार्य भागीदारी दर 2018 और 19 के आंकड़ों को देखें तो पीएलएफएस के अनुसार 20% थी। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है। दहेज की बढ़ती मांग का कारण एक यह भी है, यहाँ तक कि जब महिलाएं कमाती हैं तब निर्णय लेने में उनकी समान भूमिका शायद ही कभी होती है। कई महिलाएं पुरुष फैसलों को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानती हैं। आज के समाज की संरचना किस दिशा में है, यह विषय दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। अधिकारों की लड़ाई में
किसके अधिकारों का हनन होता है? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उत्पीड़न की इन आवाजों में आपकी आवाज किस बात को कहती है, यही बताएं द लीगल पहाड़ी को। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook में देख रहे हैं तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।